सो आज न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत ही मतलब बेस लेवल पे आसान न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग ट्राई करो और ये सारे करने के बाद ना रेजिस्टेंस और पावर ये सब के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाना चाहिए। चलो शुरू करेंगे। सब लोग पेन एंड पेपर रख लेना। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। मैं टाइम दूंगा, आराम से करो, कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है। किसी को समझ में ना आए तो बताना मेरे को, एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आता है तो ठीक है। ठीक है, ऑल रेडी? Yes, sir. गुड। सो फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। आई एम हियर, मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपके पास स्क्रीन बढ़िया से नजर आए आपको। ओके, सो देखो भाई, पहला वाला कौन कर सकता है? In a discharge tube, the number of hydrogen ions drifting across a cross section per second is 1 into 10 to the power of 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power of 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of the tube? ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शंस आर नंबर 1 2.5 into 10 to the power of 3 ohm. Number 2 3.9 into 10 to the power of 3 ohm. Number 3 3.9 into 10 square ohm. And number 4 2.5 10 square ohm. सर फॉर्मूला क्या होगा?
व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब? रेजिस्टेंस निकालना है ना भाई। आपको दिया क्या है? आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दिया हुआ है, आपको हाइड्रोजन का आयंस फ्लो दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? सोचो थोड़ा सा, बताता हूँ। आप सोचोगे तब तो। इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो R इक्वल रो L बाय A है। ठीक है। अभी रो एल बाई ए जो लगाओगे यार, इज इक्वल टू रो एल अपन ए, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे क्या आपको डायमेंशन पता है? यहाँ पे कुछ कंडक्टर का या फिर इस ट्यूब का क्या बोल रहा है? डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहा है ना? हाँ सर। और यहाँ पे कहीं पे आपको कुछ लेंथ या एरिया निकालने वाला कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं सर। फिर नहीं हुआ, हम कर दें। थ्री नंबर आंसर होगा नहीं सर? 3.93 into 10 to the power 2 ohm. 3.9 into 10 10 to स्क्वायर। the power 2. एग्जैक्टली। देखो हम करते हैं। क्या दिया हुआ है? इन ए डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और ब्रैकेट में लिखा है दैट इज प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन क्यों बोल रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन बोल रहा है ना, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा क्या? इट विल बी सिंपली ए प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन जब बोलते हैं तो ये एक सिंपल प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ the number of hydrogen ions, that is proton, drifting across a cross section per second is 1 into 10 to the power of 18। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? किसी एक क्रॉस सेक्शन से आपका 10 to the power of 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लो कर रहा है, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power of 18, है ना? इसको मैं यहाँ पे, इसका मतलब टोटल चार्ज अगर हम देखते हैं कि टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है कितना, टोटल चार्ज मतलब बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों मिला के कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा? एक तो हो गए इलेक्ट्रॉन कर रहा है 2.7 into 10 to the power 18 प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है कितना? 10 to the power of 18। ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस क्यों हुआ सर? प्लस क्यों हुआ? हाँ हाँ, प्लस क्यों हुआ सर? Because of total charge. मैं समझा नहीं। सर डायरेक्शन तो उल्टा है, तो हम्म। प्लस कैसे हुआ? अरे बाबा, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन चार्ज क्या दोनों का सेम है? एक है निगेटिव इलेक्ट्रॉन
जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर। निगेटिव अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, उल्टा रेड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और Yes, जो sir. आपका पॉजिटिव प्रोटॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में जा रहा है, तो आपका जो करंट का मेन डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम्म। आप जब बोल रहे हो कि टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना टोटल चार्ज। Yes, sir. नाउ उसका चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल चार्ज इसी डायरेक्शन पे कितना जा रहा है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन पे है और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन पे है, तो आपका यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आता। लेकिन हम बोल रहे हैं प्रोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो सेम डायरेक्शन हो गया ना आपका। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, 2.7 इंटू 10⁻18 प्लस 1.1 इंटू 10⁻18 number of protons plus number of electrons multiplied by the charge of a proton or charge of a electron। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो कैलकुलेटर मार के। ये आ जाएगा आपका 2.7 plus 10⁻18। okay, so it is coming as your 0.592। ये 0.592 ये क्या निकला हमारा, I निकला सर। Current, sir, current. Current. तो ये करंट हो गया। टोटल चार्ज पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये करंट मिल गया। अब जब आपको करंट मिल गया है, वोल्टेज आपको पता है कितना वोल्टेज है, 230 वोल्ट। 230. वोल्टेज पता है, करंट पता है, आप तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना उस ट्यूब का। ये V by. ये वाला Sir, हमारा yes, sir. ट्यूब है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इसमें प्रोटॉन इस तरफ मूव कर रहा है। प्रोटॉन मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन। मैंने बताया था ना कि गैस में क्या होता है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ कैरी करंट, तो दोनों ही करंट कैरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट किधर, इस डायरेक्शन पे जिस तरफ आपका आयन मूव कर रहा है। क्लियर एवरीथिंग? नाउ यू कैन कैलकुलेट R इज इक्वल टू V अपन I। वोल्टेज है आपका 230 460 होगा और ये है आपका 0.592, सो ये आ जाएगा आपका 3.9 10⁻²। क्लियर? Yes, sir. सो आंसर इज योर सर 3.9। समझ में आ गया सर समझ एकदम में बढ़िया। आ गया चलो नेक्स्ट वन, ये आसान है, करो। A 10-volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200-volt battery and a resistance of 38 ohm, H shown in the figure। इसको निकालो, कितना होगा करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। ऑप्शंस है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। Five ampere, sir. 5 एम्पियर का 5 एम्पियर
एग्जैक्टली 5 एम्पियर। सबको आया? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है? ऑपोजिट कनेक्टेड है तो 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई आपका रेजिस्टेंस है 38 तो मिल जाएगा आपको 5 एम्पियर। चलो नेक्स्ट वन। A copper wire of radius 0.1 mm and resistance 1 kilo is connected across a power supply of 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at 1 m? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको। रेडियस दिया हुआ है कॉपर वायर का, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर सप्लाई दिया हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड? Options are number 1, 1.25 into 10 to the power of 19. One point two five into 10 to the power of 29. 1.25 into 10 to the power of 17. 1.25 into 10 to the power of नंबर 1। एक नंबर तो इसका ऑप्शन है। सर ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट। सर करंट डेंसिटी 0.636 होगा क्या? करंट डेंसिटी इज, समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? चलो मैं करके देता हूँ। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, है ना, और वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट 1 m? तो आपको क्या निकाल, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम लोग करंट को निकालते हैं। हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने को रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट निकल जाएगा, है ना। तो करंट निकाल लो। करंट 0.02
20 I is equal to 20 volt divided by 1 kilo ohm. 1 kilo ohm मतलब 10 to the power of 3 ohm. So ये आ जाएगा आपका 0.02 एम्पियर. ये हो गया मेरा करंट. अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना होगा? Q by T. And Q मतलब करंट इंटू टाइम. सॉरी, Q by E. Q मतलब करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई E. करंट कितना है? 0.02 एम्पियर. एक सेकेंड में मल्टीपल डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, and this will be coming as your 1.25 into 10 to the power of 17. समझ में आया? Yes, sir. Number of electrons multiplied by the charge of a single electron मतलब E 1.6 into 10 to the minus 19 gives you total charge. और चार्ज क्या है? करंट इंटू टाइम. सो करंट अपन को मिल गया है, मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड कर दो, हो गया आपका 1.25 into 10 to the 17. अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर. अब करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट J I by A, sir. I by A. अब I तो अपने को पता है, A निकाल लो. एरिया कैसे निकलेगा? कॉपर Pi r वायर square. बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर कर दो. तो I by पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आपका रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm. सो 0.1 mm को क्या करना पड़ेगा? मीटर में ले लेते हैं, है ना? 0.1 mm है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा. तो 0.1 mm will be equal to कितना मीटर होगा? 10 to the minus 3 मीटर. I is 0.02, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और R is your 10 to the power of minus 3 square, and this will be coming as your 6.37 into 10 to the power of 5 ampere per meter. सर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा सर? समझ में नहीं आता. करंट डेंसिटी का ये वाला यार, करंट J equal to हाँ, करंट डेंसिटी मतलब क्या A है? equal to करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर एरिया होता है ना. करंट डेंसिटी इज हाँ सर. करंट डिवाइडेड बाय एरिया. सो करंट डिवाइड बाय एरिया कर दिए. करंट तो हमको मिल गया है 0.02 एम्पियर. ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे? अब एरिया एक कॉपर का वायर है, तो वायर है तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. एक सर्कल ही तो है ऐसा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया. ठीक है, हाँ सर. तो यहाँ पे जानने वाला कुछ नहीं है, वो बेसिक चीज जो हम अभी तक किए हैं लास्ट 2-3 लेक्चर में, वहां पे कवर किया हुआ चीज है. नंबर 1 करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है? I by A होता है. नंबर 2 टोटल चार्ज कितना होता है? टोटल चार्ज इज एक मिनट इसको ड्रॉप करता हूँ पहले. So total charge Q is equal to your N into E. यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना है. करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, वो अपने को पता है. करंट हमने निकाल दिए यहाँ से. वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट आसानी से निकल जाएगा. करंट जब निकल गया, आप यहाँ से Q को निकाल सकते हो. Q जब निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप आसानी से निकाल सकते हो.
देखो बहुत लोगों को बहुत आसान लगेगा ये सारा चीज, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेसिक में, इसीलिए मैं ये सारी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, हमको आसानी से चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये वाला करो। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जो भी हमने पढ़ा है वो सारा चीज क्लियर हो। तो सर करंट फ्लोज थ्रू ए, कॉन्स्ट्रिक्शन मींस क्या है? क्या चीज? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कॉन्स्ट्रिक्शन वो मतलब क्या है सर? कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर, अच्छा, करंट फ्लोज थ्रू ए कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पे छोटा कर दिया ना इसको, कंडक्टर का साइज यहाँ से आया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया हमने, छोटा कर दिया, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो constricted conductor is shown in 3.17. The diameter d1 is 2.0. इसका diameter दिया हुआ है, d1 is 2.0 mm. The current density to the left of the constriction. तो ये left of the constriction मतलब कौन सा साइड, ये वाला साइड। तो यहाँ पे J का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.27 into 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। What current flows into the constriction? तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा वो पहले निकालना है आपको। दूसरा पार्ट है, if the current density is doubled as it emerges from the right side of the constriction, what is the diameter of D2? मतलब यहां से अगर करंट जो पास करेगा उसका करंट डेंसिटी अगर डबल हो जाएगा J1 से, तो करंट डायमीटर कितना होना चाहिए आपका D2 का, वो निकाल। सर ऑप्शन दे दीजिए। So what the current, what current flows into the constriction? Option should be, एक नंबर होगा what current is the flows into the constrictions ना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2.5 एम्पियर, 3.9 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, 4.2 एम्पियर। सर It- सेकंड ऑप्शन मिला है सेकंड ऑप्शन 3.9 एमपी। 3.9 एम्पियर, ठीक है। सेकंड पार्ट, what will be the diameter? करंट फ्लो इनटू द कंस्ट्रक्शन मींस जो छोटा वाला हिस्सा से उससे कितना करंट जा रहा है, I2 निकालने के लिए बोला है सर। यहाँ पे डायमीटर कितना है वो बताना है। हाँ I2 तो निकल गया ना, I2 या I1 I2 तो सेम ही होगा सर। I1 3.9। हाँ एग्जैक्टली। Second options are 1.414 mm, सर एक बार कर दीजिएगा मैच को। 2.5 mm, 3.4 mm, 0.7 mm।
सेकंड पार्ट करो, मैं करता हूँ, समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट जिन लोगों का हो गया तो देख लो, जिनका नहीं हुआ वो लोग देखो। हमारे पास सर 4 नंबर है 0.7 है। नहीं, गलत है। जीरो पॉइंट सेवन नहीं, चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, बढ़िया से समझना। ये है अपना पाइप, कंडक्टर, और इसको यहाँ पे लाके हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर है D1, और D1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.0 mm। ये रहा D2। करंट जो I1 होगा वही करंट तो मेरा I2 होगा, है ना, सेम जा रहा है, करंट सेम रहेगा, लेकिन एरिया कम होगा या ज्यादा होगा तो मेरा करंट डेंसिटी चेंज होगा। तो करंट डेंसिटी दिया हुआ है कितना, J1 इज इक्वल टू योर 1.27 into 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और D1 दिया हुआ है आपका 2 mm। तो करंट निकाल सकते हैं क्या, I1 करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 कितना होगा, करंट 3.9 डेंसिटी इनटू एरिया, करंट डेंसिटी इनटू एरिया होगा I1। सो करंट डेंसिटी तो पता है 1.27 into 10⁶, और एरिया A1 कितना होगा, एरिया विल बी इक्वल टू योर पाई R स्क्वायर, R मतलब डायमीटर पता है D1/2, ये हो जाएगा मेरा R1, इसका स्क्वायर है ना, 1.27 into 10⁶ into 3.14 into D1 का वैल्यू है आपका 2 mm, तो 2 mm को आपको मीटर पे लेना है कि नहीं। So 2 into 10⁻³ divided by 2 स्क्वायर। अब इसको करो, कितना निकलता है 3.9 हाँ, तो इसका वैल्यू आ जाता है 3.987 एम्पियर। सर हम्म। एक डाउट था। बोलो। हम ये जो क्रॉस सेक्शन ले रहा है इसको सिलिंड्रिकल टाइप में क्रॉस सेक्शन नहीं ले सकते थे क्या? सिलिंड्रिकल टाइप में क्रॉस सेक्शन मतलब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है वही। नहीं, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का क्या फॉर्मूला है, ये रहा मेरा सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन IR स्क्वायर ही है। ये रहा मेरा सिलेंडर, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप निकालोगे, काटोगे इसको, अब ये करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको, करंट किधर ऐसा फ्लो कर रहा है कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है। अगर इधर से इधर भी फ्लो करेगा तब भी ये ऐसा राउंड शेप निकलेगा आपका, इधर काटोगे तब भी ये क्या निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ऐसे ही निकलेगा ना, स्लाइस, ये वाला होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके ओके वॉल्यूम समझ कहाँ गया। निकाल रहे हो यार, समझ गया सर। हम तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे हम काटेंगे तो फिर ये क्या निकलेगा, मेरा एक सर्कल निकलेगा, है ना, राउंड सर। शेप में। सो करंट अगर I1 निकल गया है तो I2 सेम होगा, ठीक है, ये तो मिल गया 3.9। अब देखो
निकालना है अपने को D2 डायमीटर छोटा वाला का, और हमको बोला है कि J2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस J1। क्या बोल रहा है कि इफ द करंट डेंसिटी इज डबल, सो करंट डेंसिटी डबल कर दिया, J2 इक्वल टू ट्वाइस J1। निकालना है D2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि D2 D1 I1 will be equal to your I2। इसका मतलब होगा J1, सॉरी, इसका मतलब होगा J1 A1 will be equal to J2 A2। J1 हमको पता है, एरिया A1 भी निकाल सकते हैं, तो J1 का वैल्यू डाल दो। अच्छा, J1 का वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले यहाँ से एरिया को निकाल देते हैं। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू D1 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखो J2 इक्वल टू क्या है, ट्वाइस J1 इंटू पाई D2 बाई 2 होल स्क्वायर होगा। अब काट दो, J1 जाएगा दोनों साइड से, पाई जाएगा, 2 स्क्वायर ये भी चला जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं बाकी। सो यहाँ पे मिलेगा मेरे को D1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है 2 इंटू D2 स्क्वायर बाई 4, 4 गया। सो D1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू D2 स्क्वायर। तो अपने को D2 निकालना है, तो D2 विल बी इक्वल टू 1 बाई √2 इंटू D1 होगा। D1 का वैल्यू अपने को पता है, सो D2 विल बी इक्वल टू 1 बाई √2 इंटू D1 कितना था 2 mm। सो 2 बाई √2 मतलब √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4। 4-1 हो गया। एनी डाउट एनीबडी? करंट डेंसिटी समझ में आया? सर ऑप्शन क्या क्या था? हाँ 0.7 वही तो दिया था। एक मिनट, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था आपका 1.414 mm, 2.5 mm, 3.4 mm, 0.7 mm। तो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा 1.414 mm। एनी डाउट एनीबडी? No, sir. करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो जितना भी जो भी एरिया है उससे डिवाइड करो, करंट डेंसिटी निकलेगा। बाकी कैलकुलेशन आप समझ गए हो। I1 और I2 तो सेम रहेगा, सीरीज में एक ही तार से जा रहा है। अब तार अगर मोटा होता है और फिर कहीं पे जाके छोटा हो जाता है, तो करंट जो पास करेगा भाई, करंट तो सेम पास करेगा। रेजिस्टेंस कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, लेकिन करंट सीरीज में है तो फिर करंट पूरा का पूरा सेम जाएगा, हम ऐसे पकड़ लेते हैं। और लेकिन करंट सेम हो, एरिया बढ़ेगा घटेगा तो क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है अपना करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट, 80 वोल्ट पे काम करता है, 10 एम्पियर इसका रेटिंग दिया हुआ है, 80 वोल्ट 10 एम्पियर। सजेस्ट ए मेथड टू यूज इट एट 240 वोल्ट डीसी सोर्स। अच्छा, यूज इट विथ ए 240 वोल्ट
DC source. Calculate the value of electric component required for this purpose. So आपका जो लैंप है वो लैंप का रेटिंग है 80 वोल्ट 10 एम्पियर। आपको इसको चलाना है कितने पे? 240 वोल्ट पे। 80 वोल्ट का लैंप है, 240 वोल्ट पे चलाना है। तो आपको कुछ एक ऐसा सजेस्ट ए मेथड टू यूज इट। तो क्या करने से ये चला सकते हैं हम लोग 240 वोल्ट पे, वो बताना है। रेजिस्टेंस लगाना होगा। रेजिस्टेंस ऐड करना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो कितना रेजिस्टेंस आप लगाओगे इसके लिए, वो 30 वो देना है आपको। और ऑप्शंस है आपका 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। 16 ओम। गुड। कैसे निकाले? सबका निकला? यहाँ पे एक लैंप है और उस लैंप का रेटिंग है 80 वोल्ट 10 एम्पियर। हमको इसको लगाना है किसमें? एक बैटरी पे, और बैटरी का वोल्टेज है 240 वोल्ट। 240 minus 80 by 10. निकला सबका? Yes, sir. मैं तो सर ऐसे एक बार सिस्टम दिखाइए ना, आंसर तो निकला है, मैं तो थोड़ा देखो। अलग पॉसिबल कर लिया। नहीं देखो, अगर 80 वोल्ट उसका रेटिंग है, आप लगा रहे हो इसको कितने पे? 240 पे। 10 एम्पियर करंट वो ले सकता है ना। सो Yes, sir. आपका 10 एम्पियर से ज्यादा करंट तो वो लेगा नहीं। 10 एम्पियर से ज्यादा करंट वो ले नहीं सकता है। तो हमको पहले क्या करना है कि इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है? 80 वोल्ट। I कितना है? 10 एम्पियर। तो हो जाएगा मेरा 8 ओम। तो 8 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। आप बल्ब को भूल जाओ, यहाँ पे क्या पकड़ते हैं? 8 ओम का रेजिस्टेंस है। नाउ ये 8 ओम का रेजिस्टेंस 10 एम्पियर से ज्यादा करंट ले नहीं सकता है। हम लोग वोल्टेज अभी कितना लगा रहे हैं? 240 वोल्ट लगा दे रहे हैं। तो अगर कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं करते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, इसका बहुत ज्यादा करंट होगा ना। अभी पकड़ लो, ये मेरा रेजिस्टेंस है। बल्ब की जगह पे मैं रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस ले रहा हूँ? 8 ओम का। और मैं इसको अब कनेक्ट कर दे रहा हूँ किसके साथ? 240 वोल्ट के साथ। अगर 240 वोल्ट होता है और 8 ओम रेजिस्टेंस होता है तो करंट कितना हो जाएगा? V बाई आर डिवाइड बाई 8, 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो ये मेरा बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर तक ले सकता है। तो अपने को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा सीरीज पे। पकड़ लो, हमने रेजिस्टेंस लगाया R, तो 8 प्लस R हो जाएगा अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। और this should not be equal exceed 10 एम्पियर। 8 प्लस R इज इक्वल टू 240। जब आप 240 वोल्ट अप्लाई करोगे तो आपका करंट
10 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट लेते हैं। रेजिस्टेंस अननोन है R, ये वाला रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 8 ओम, तो हम यहाँ से R आराम से निकाल सकते हैं। R विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 मतलब 16। आपका रिजल्ट तो सही आया 16। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमारा बल्ब है, बल्ब का रेटिंग है 80 वोल्ट 10 एम्पियर। मतलब कोई भी इक्विपमेंट हो, उसका जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट से ज्यादा करंट उससे पास नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करंट जाएगा तो फिर वो मेरा बल्ब का फिलामेंट उड़ जाएगा, मशीन जल जाएगा, है ना। तो अपने को करंट को लिमिट करना है 10 एम्पियर पे। तो करंट को अगर लिमिट करना है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अब करंट को अगर लिमिट करना है तो फिर सर्किट का रेजिस्टेंस मुझको बढ़ाना पड़ेगा। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बड़ा है, तो हम सर्किट पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज पे R, तो हमको मिल गया 8 प्लस R हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का। मैक्सिमम करंट कितना पास करना है इसके थ्रू, 10 एम्पियर पास करना है। वोल्टेज कितना लगाया हो, 240 वोल्ट लगाया हो, निकाल लो R आप, हो गया। सर बोलो। सर ये मैं तो ऐसा सिस्टम में सोचा था क्या सर, ये तो जो हमारा नया वाला जो वोल्टेज दिया है सर, पहला केस में हमारे 80 वोल्ट की केस में हमारी एक रेजिस्टर निकल गया सर, और ये वोल्टेज 240 वोल्ट के लिए एक रेजिस्टेंस जो हमारा निकल जाएगा सर, और सर वो तो सीरीज में ही कनेक्ट हो जाएगा ना सर रेजिस्टेंस। तो हम ये वो पहला वाला रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस माइनस होकर जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही रेजिस्टेंस देने से भी हमारी आंसर सेम आएगा। पहला वाला जो रेजिस्टेंस निकला मेरा 8, ये तो हो गया पहला वाला। मतलब क्या है, दिस इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना। यस 80 वोल्ट 10 एम्पियर पास करता है, तो ये तो हो गया मेरा बल्ब का रेटिंग, ये है 8 ओम, तो ये तो फिक्स है। अभी अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है। आपका कहना क्या है बताओ? यहाँ पे मैं अब वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 240 वोल्ट, लिमिट करना है मुझको करंट 10 एम्पियर पे। हमको ये रेजिस्टेंस कितना तक रख सकते हैं वो देखना है। सर वही सर, ये 240 वोल्ट के लिए भी एक मतलब अलग तरीके से करंट तो सेम ही रहेगा सर, 10 एम्पीयर रहेगा। करंट तो मैक्सिमम करंट इसी को तो लिमिट करना है। तो करंट अगर इतना होना है तो फिर यहाँ पे मुझको पकड़ लो, ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना चाहिए? R इक्विवेलेंट मुझको चाहिए V है आपका 240 10 मतलब 24 ओम चाहिए मुझको। उस 24 ओम से आपको 8 ओम माइनस कर दो, वही तो किया हमने। यस करंट 240 वोल्ट पे अगर 10 एम्पियर चाहिए तो आपको टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम चाहिए, है ना। 240 वोल्ट पे 10 एम्पियर करंट अगर पास कराना है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का रखना है 24 ओम। आपका बल्ब का रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो आपको और 16 ओम लगाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन करते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल of a wire 10 meter long 0.4 mm dia and having resistance 2 ohm। ये कर लेगा सब लोग। रेजिस्टिविटी निकालना है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है आपका 2.5 13 into 10 to the power of -8 ohm per meter। दूसरा है 2.513 into 10 to the power of -8 ohm meter।
तीसरा ऑप्शन है 2.513 into 10 to the power of 8 ओम पर मीटर। चौथा है 2.513 into 10 to the power of 8 ओम मीटर। बताओ भाई। सर सेकंड नंबर ऑप्शन 2.5 into 10 to the minus 8 ohm meter। This is the correct answer। सबको हो गया? ये आसान सी बात है। R is equal to रो L by A। तो आपको निकालना है रो। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। एरिया लेंथ पता है 10 मीटर और एरिया हमको नहीं पता है। एरिया की जगह पे आपको पता है डायामीटर। सो एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर पाई इंटू डी बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ कितना है भाई? 10 मीटर। 10 मीटर। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना 0.4 mm दिया हुआ है। यूनिट का ख्याल रखना। लेंथ दिया हुआ है मीटर में, डायमीटर दिया हुआ है mm में। तो 2 into 3.14 into 0.4 मतलब 0.2 हो जाएगा। 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square divided by 10 कितना आता है? 2.513 into 10 to the minus 8। निकला सबका? Yes, sir. So answer is this one। Next one। सर मेरा 16 आया। क्या 16 आया? अरे इसी को तो कैलकुलेट करो। क्या 16 आया? टू इंटू 3.14 इंटू 0.2 मतलब ये हो जाएगा 2/10। 2/10 मतलब इधर आ जाएगा तो 10 to the minus 4 और 2 स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाई 10 2.513 इंटू 10 to the minus ये था 446। ठीक है, यही वाला है। 2.513 इंटू 10 to the minus 10 10 to the minus 8 ओम मीटर। The external diameter of a 5 meter long hollow tube। अच्छा, क्या बोल रहा है? External diameter of a 5 meter long hollow tube is 10 centimeter. The thickness of its wall is 5 mm. If the specific resistance of copper is 1.7 into 10 to the minus 5 ohm meter, then determine its resistance। बोलो भाई, कर पाओगे? अभी मजा आएगा। ये कैसे करेंगे? The external diameter of a 5 meter long hollow tube। तो लेंथ तो पता है आपको 5 मीटर। Specific resistance of copper is रो पता है 1.7 into 10 to the minus 5 ओम मीटर।
डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपन A। लेंथ पता है, रो पता है, एरिया निकालो। सर आंसर 1.08 ओम आएगा क्या? आंसर 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 कहाँ है भाई, आंसर इज ऑप्शन दे देता हूँ, 5.7 into 10 to the minus 5 ohm, 1.5 into 10 to the minus 2 ohm, 3.7 into 10 to the power minus 4 ohm, 5.2 into 10 to the power minus सर डी नंबर ऑप्शन मिला है। 1.5 into 10 to the minus 2। नहीं नहीं 5.2 into 10 to the minus 3। ना, गलत हो गया। गलत हो गया। सर होलो ट्यूब का फॉर्मूला है सर पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा। पाई इंटू R1 माइनस R2 होगा सर स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या फिर R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये एक होलो सिलेंडर है, ये अगर होलो है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 mm और एक्सटर्नल डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर कितना होगा, ये है 5 mm, इसको मैं पकड़ लेता हूँ R2। सो R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर
इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर कितना है रे? इंटरनल होगा 20 9.90। 5 mm तो इसका थिकनेस है ना? तो इसको mm में लेते हैं ना, ये 100 mm है, पकड़ लो 100 mm है, और उसमें से 5 mm माइनस कर दो। हम्म, सर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, और रेडियस होने से तो 5 होगा आधा हो सर। जाएगा। हाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस होने से आधा कर दो। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो फिर ये हो जाएगा आपका 100 mm, और थिकनेस है आपका 5 mm का, तो इधर 5 mm इधर 5 mm है ना, 10 mm 10 mm कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 90 mm। ठीक है, सो रेडियस ओ ये तो डायमीटर, ये डायमीटर है एक्सटर्नल, ये डायमीटर है। ठीक है, ये कौन को कुमार शानुपुन, so R2 will be equal to your 50 mm, R1 will be equal to your 45 mm। आप निकाल सकते हैं एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू R2 स्क्वायर, इसको मीटर में ले लो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 4.5 या 45 है ना, 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 14.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर। निकला? क्या रे बच्चा लोग, नहीं होता है। एरिया तो निकल गया भाई, अब एरिया जब निकल गया तो फिर बाकी किस बात के लिए रुके हुए हो? आर विल बी इक्वल टू योर रो एल अपन ए, और रो का वैल्यू दिया हुआ है आपको, रो इज 1.7 इंटू 10 टू माइनस 5। लेंथ है आपका कहाँ है लेंथ? 5 मीटर। 5 मीटर है, तो 5 मीटर है आपका लेंथ, डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए, एरिया है आपका 14.9 इंटू 10 टू माइनस 4। करो 1.7 इंटू 10 टू माइनस 5, और लेंथ है 5 मीटर, तरह है 14.5 सर कितना आ रहा है? इसमें क्यों 4.5 इंटू 10 टू माइनस 3 दिया गया सर? इसमें एरिया का जो कौन सा बोला? एरिया का जो फॉर्मूला लिखा है सर, एरिया का जो फॉर्मूला हाँ लिखा है उस पे सर 5 इंटू 10 टू द माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4.5 इंटू 10 टू द माइनस 3 है क्या? ये 50 है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया। ये क्या होगा 50 इंटू 10 टू माइनस 3, तो इसको 10 टू माइनस 2 लिख दिया, 5 इंटू 10 टू माइनस 2, एक ही बात है ना।
अगर आप यहाँ पे 50 करते हो तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ 45 सर वो तो ठीक है सर, इसमें भी तो होगा सर। 45 इंटू 10⁻³ होगा, तो ये 45 इंटू 10⁻³ हाँ, होगा, ठीक है। तो कितना निकला? सर ये 1.49 इंटू 10⁻⁴ होगा क्या सर? 1.5 डिवाइडेड बाई 14.9 आता है आपका 5.7। तो ये आता है 0.57 इंटू, इधर है मेरा 10⁻⁵ और ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴, तो है -1। सो आ जाता है मेरा, अगर 5.7 इंटू 10⁻², आंसर तो मिल नहीं रहा। सर वही सर इसमें सर ये होगा सर 1.49 इंटू 10⁻⁴ होगा सर, ए का वैल्यू। इसका वैल्यू ए का वैल्यू सर, ए का वैल्यू सर, एरिया का। एरिया का वैल्यू हाँ सर 1.49 1.49 इंटू 10⁻⁴। 1.49 आता है क्या? चलो ठीक है यार, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर का बात है। बाकी समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? आ गए सर। सिर्फ यहाँ पे क्या बात था कि हमारा सर, होलो अच्छा, होलो सिलेंडर दिया हुआ था, होलो सिलेंडर दिया हुआ है जिसका एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ था। समझ लेते हैं चीज को एक बार, एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ है और थिकनेस दिया हुआ है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल डायामीटर निकाल सकते हैं इससे। इंटरनल डायामीटर क्यों निकालना है? हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सो यहाँ से इसका जो थिकनेस है उसका डबल को माइनस कर दो तो इंटरनल डायमीटर निकल जाएगा। यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल का, तो ये वाला पार्ट का आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। वो एरिया निकालना था बस। नेक्स्ट ये वाला नहीं करते, रुक जाओ, एक अच्छा वाला करते हैं। टाइम क्या हो गया? 9:11 हो गया। क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। ये करो तो 23। A cylindrical wire is stressed to increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शंस कहाँ गए भाई? ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 23। ये ऑप्शन आर 17%. Number 2 is your 89, 80, कितना हो जाएगा? 21, 79, 79%. तीसरा है आपका 21%, चौथा है आपका 71%। A cylindrical wire is stressed to increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. স্যার ইয়াত এৰিয়া কথা কোৱা নাই, এৰিয়াটো চাগে ষ্ট্ৰেচ কৰিলে এৰিয়াটো চাগে হেৰি হৈ যাব। Oh, Length to-
লেংথটো বঢ়ালে এৰিয়াটো কমি যাব চাইড। লেন্থ বঢ়ালে এৰিয়া কমিব। कितना कम होगा कैसे पता चलेगा? देखो ये सिलिंड्रिकल वायर, टाइम नहीं, ये कर देता हूं मैं। A cylindrical wire is stressed. A cylindrical wire is stressed to increase its length by 10%. तो इसका लेंथ बढ़ा है 10%, तो एरिया कितना घटेगा? हमको पता है लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, है ना, लेकिन कितना घटेगा वो कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। सो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो पकड़ लो A1 L1 विल बी इक्वल टू योर A2 L2। A1 L1 A2 L2 कितना बड़ा? 10% ऑफ 10%। L1, 10% ऑफ L1 एरिया बड़ा है ना। हेलो, हाय, हेलो, हाँ जी, ক্লাস চলি আছে। কোন হয়, কোনে কৈছে? কোন কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে আহিছিলা? কি ক্লাছৰ কাৰণে? নাই কোনটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আহিছিলা? এপিডিচিএলৰ নে? এপিডিচিএলৰ নেকি? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হয় হয় হয়। ক'ত তোমাৰ কোনো খবৰ নাই যে? हाँ भाई लोग, हो गया? देखो L2 कितना बढ़ा रहे? L2 10% बड़ा है L1 का, तो L2 कितना हो गया? L1 प्लस 0.1 इंटू L1, कितना ही होगा? तो 1.1 L1। देखो भाई, देखो जल्दी जल्दी देखो। सर उल्टा हो जाता है सर, A1 इक्वल टू A2 इंटू 1.1। क्या हो गया? गलत लिख दिया क्या? सर नहीं सर, ठीक है सर, मैं तो वो हाँ। नहीं बोल रहा सर। हाँ। L2 इक्वल टू 1.11 L1, उसके बाद A1 होता है A2 इंटू 1.11। हाँ निकाल लो, मैंने नहीं निकाला है। L2 कितना होगा? L2 विल बी 1.1 1 L1 होगा। 1.1 1.1 L1 होगा ना? तो यहाँ पे डाल देते हैं 1.1 L1 डाल देते हैं, तो L1 कट गया, तो मेरे को मिल गया A1 इक्वल टू 1.1 A2। अभी आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेजिस्टेंस, चेंज इन परसेंटेज और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालना है।
तो आपका पुराना रेजिस्टेंस था, पकड़ लो R, नया रेजिस्टेंस हो गया, पकड़ लो RN, न्यू रेजिस्टेंस। तो RN will be what? RN will be equal to rho L by A। तो रो है, वो कांस्टेंट है। L न्यू मतलब L2 A2, ठीक है। और R1 पहला पुराना वाला, इसमें रो L1 A1, RN by R1 will be equal to रो कट जाएगा, इसको डिवाइड कर लो तो रो और रो कट जाएगा। इधर क्या आ गया, L2 by A2 L1 A1, ठीक लिखा ना रे? तो L2 by L1 कितना है? L2 by L1 is equal to 1.1। L2 by L1 equal to 1.1 और A1 by A2 is equal to 1.1। तो A1 by A2 L2 by L1, A1 by A2 है आपका 1.1 इंटू L2 by L1 भी है आपका 1.1, कितना आ गया? 1.21। तो 1.21 है आपका R डैश बाई RN बाई R1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो RN बाई R1 अगर होता है आपका 1.21, सो R न्यू कितना हो गया? 1.21 इंटू R1। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 21%। 21%। एग्जैक्टली, परसेंटेज इंक्रीज हो गया आपका 21%। R1 का कैसे निकाल सकते हैं? किसी किसी को ये भी नहीं आएगा, बता देते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका R न्यू माइनस R बाई R इंटू 100। निकाल लो अभी। तो RN बाई R माइनस 1 into 100, 1.21 minus 1, 21%। हो गया सबका? यस सर। ओके, काम करो, कुछ जो नहीं किया है ना वो क्वेश्चंस रख लो आप लोग, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो बता दूंगा। सर ग्रुप में दे दीजिए ना। हाँ ये वाला यहाँ तक कर लिए ना, ये 15 कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला हो गया था, द रेजिस्टिविटी। हाँ ये वाला, the resistivity of a conductor in which a current density 2.5 ampere per meter square is found to exist when an electric field of 15 volt per meter is applied on it। देखो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सोच लो, नहीं तो थोड़ा हिंट्स दे दूंगा। सर कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करके देख लो, अभी क्वेश्चन रख लो, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। Second one, calculate the electrical conductivity of the material of a conductor of length 3 meter, area of cross section 0.02 mm square, having a resistance of 2 ohm। सर रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी करना पड़ेगा क्या? Exactly, conductivity, conductance मतलब resistor और conductance G is equal to 1 by R, conductivity sigma is equal to rho 1 by rho। conductivity is reciprocal of resistivity, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, a wire of 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 centimeter,
The wire has a diameter of 1.4 mm and the specific resistance of its material is 2 into 10 to the minus 7 ohm meter. Find the number of turns in the coil. हो गया? हाँ सर Question number 20. A wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत बार करना, ठीक है? जितने सारे दिया हो ना, वो करने से आपका एकदम पूरा बढ़िया हो जाएगा। वो लेंथ घटने से क्या हो रहा है, एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है, वो सारा आ जाएगा इसमें। So a wire of 10 ohm resistance is stretched thrice its original length. What will be its new resistivity and new resistance? तो आपका जो वायर होगा 10 ओम का, उसका रेजिस्टेंस था stretched thrice of its original length. So L2 will be equal to your 3L1. बाकी आपको पता है कि अगर हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका मतलब A into L is constant. अब बाकी आप अपना बुद्धि लगा सकते हो। नेक्स्ट 21 तो अभी कर लिया था हमने। ये देखो 22. The resistance of a wire is R ohm. What will be its new resistance if it is stretched to n times its original length? तो ये सारे अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप का प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर n टाइम्स हम खींच देते हैं तो फिर एरिया क्या हो जाएगा वो निकाल लेना, और 2-4 बार करोगे तो ये उंगलियों में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कर लिया हमने सिलिंड्रिकल वायर स्ट्रेस 10%। नेक्स्ट, 2 wires A and B of equal mass. अच्छा, ये मास कहाँ से आ गया? A and B of equal mass and of the same metal are taken. The diameter of the wire A is half the diameter of B. If the resistance of wire A is 24 ohm, calculate the resistance of wire B. हो गया भाई, बोलो यार, हाँ सर ले लिया फटक से स्क्रीनशॉट लेते रहो। A piece of silver has a resistance of 1 ohm. What will be the resistance of a constant wire of 1/3 length and 1/2 diameter if the specific resistance of constant is 30 times that of silver? बुद्धि लगाना इसमें। दो टाइप का मटेरियल दिया हुआ है, उसमें रेजिस्टिविटी चेंज होगा। नेक्स्ट वन, on applying the same potential difference between the ends of a wire of iron and copper of the same length, the same current flows in them. Compare their radii. Specific resistance of iron and copper are respectively दिया हुआ है, रो दिया हुआ है दोनों का, और आपको दोनों का थिकनेस रेडियस का कंपेयर करना है। Can their current densities be made equal by taking appropriate radii? तो देख लेना, करंट डेंसिटी को बराबर करना है आपको। So on applying the same potential difference between the ends of a wire, एक आयरन का वायर होगा, एक कॉपर का वायर होगा, और दोनों में अपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, और of the same length, दोनों का लेंथ सेम है, the same current flows in them. तो डेफिनेटली आपका आयरन वाला क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा, तब जाके ना सेम करंट पास करेगा। सोचना चीजों को, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो मेरे को बताओ। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे बंद करते हैं दुकान। शेयर, अगर ये सारे प्रॉब्लम कर लेते हो ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस का, लेंथ का, एरिया का जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो जाएगा, आई होप। फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे पावर का, कि अगर हम अलग अलग
वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये बेसिक साइड से ये सारी प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।